बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम विचार विमर्श में एक खास सीरीज हम चला रहे हैं जो कि आधारित है एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन पर। और आज हमारी सीरीज में हम खास लेकर आए हैं डेयरी व्यवसाय। जी हाँ, एफपीओ और डेयरी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में इसी पर होगा विचार विमर्श। किस तरह से इस व्यवसाय से मुनाफा अर्जित किया जा सकता है, एफपीओ अगर हम निर्माण कर लें, एफपीओ से जुड़ जाएं तो कैसे अपने मुनाफे को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है, हमारी सरकार किस तरह से इस दिशा में सहयोग दे रही है। आज इन्हीं सब विषयों पर विचार विमर्श करेंगे और हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं हमारे साथ। तो आइए सबसे पहले एक परिचय करवाते हैं हमारे विशेषज्ञों का। बता दें, श्री बीएन सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं, सीनियर एसोसिएट हैं ये एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज में। साथ ही साथ श्री धर्मेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सखी मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में। और साथ ही हमारे साथ सागर कंवर जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। बता दें, ये कुमाती गांव पाली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और एक सफल महिला किसान है, एफपीओ से जुड़ी हुई हैं। और आप सभी तीनों ही विशेषज्ञों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, विचार विमर्श की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखा देते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुधन न सिर्फ किसानों व पशुपालकों की आय में वृद्धि करते हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। पशुधन से ही जुड़ा हुआ है डेयरी क्षेत्र। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में डेयरी का 5% योगदान है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को इससे सीधे रोजगार मिला हुआ है। बता दें कि भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 51.05% की वृद्धि हुई है, जो 2014-15 के दौरान 146.3 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 के दौरान 221.06 मिलियन टन पर पहुंच गई है। ये सब संभव हुआ है सरकार के अथक प्रयासों से। अपने सामाजिक आर्थिक महत्व के कारण डेयरी सरकार के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार डेयरी किसानों की समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री द्वारा 6,865 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एफपीओ योजना भी शुरू की गई थी। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से सरकार डेयरी किसानों को मजबूत बनाने का काम कर रही है। इसी क्रम में किसानों को स्थायी बाजार पहुंच देने के लिए डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सक्षम बनाने के लिए साल 2023-24 के दौरान कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन यानी अनुदान देने के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एफपीओ केवल एक कंपनी नहीं है, किसानों के लाभ के लिए बनी एक सामूहिक संस्था है। इन एफपीओ के माध्यम से छोटे किसान खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी, निर्यात से जुड़ी वैल्यू और सप्लाई चेन से सीधे जुड़ पा रहे हैं। देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है।
अभी हम सभी ने एक विशेष रिपोर्ट देखी और इसी के साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं और मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगी बीएन सिंह जी का। बीएन सिंह जी, जब हम बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन और डेयरी की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डीडी किसान के हमारे श्रोताओं को इस विशेष चर्चा में मैं बताना चाहूँगा कि डेयरी जो है भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करने वाला, जीडीपी में योगदान करने वाला एक हमारा आर्थिक क्रिया है। पूरे भारत में करीब 60 करोड़ दूध का उत्पादन प्रतिदिन होता है जी। लेकिन इसमें से मात्र 10% जो दूध का जो व्यापार होता है वो संगठित क्षेत्र के द्वारा होता है, जिसमें से कोऑपरेटिव्स भी हैं, प्राइवेट्स भी हैं। बाकी के जो दूध हैं खपत के बाद करीब 60 से 70% दूध का जो व्यापार होता है वो असंगठित क्षेत्रों के द्वारा होता है। ये बहुत ही जरूरी है कि इन असंगठित क्षेत्रों को एक संगठित क्षेत्र का रूप दिया जाए और इस संगठित क्षेत्र का रूप देने के लिए एफपीओ का योगदान और महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम लोगों की कोशिश है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी सर्विसेज की पहल है, कोशिश है कि इस असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ का संगठन करके छोटे लघु किसानों को जोड़ करके उन किसानों तक जो संसाधन अभी तक नहीं पहुंच पाई है उन तक पहुंचाया जाए और उनको एक उत्पादक से उद्यमी बनाया जाए। तो बिल्कुल एक सफल दुग्ध उत्पादक को एक उद्यमी के रूप में यहाँ पर स्थापित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इसी उम्मीद के साथ, इसी लक्ष्य के साथ यहाँ पर किसान उत्पादक संगठन निर्मित किए जा रहे हैं और किसानों को इससे जोड़ा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे देश की हम बात करते हैं तो छोटे लघु सीमांत किसान बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में अगर वो एफपीओ से जुड़ जाते हैं तो देखिए बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। एक दूसरे के सहयोग से जितनी उन्नति की जा सकती है उतनी कम रहती है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर हम किसान उत्पादक संगठन का निर्माण कर लेते हैं, उससे जुड़ जाते हैं तो फायदा ही फायदा मिलता है। तो क्या प्रक्रिया रहती है कि हम एक किसान उत्पादक संगठन का निर्माण करें, कैसे उससे जुड़े? धर्मेंद्र चौधरी जी, आपसे इसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि किसान उत्पादक संगठन पूरे भारत में लगभग आज के टाइम में हर जगह पे किसान उत्पादक संगठन बन रहे हैं जी। डेयरी क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो डेयरी क्षेत्र में अगर मैं भी बहुत सारे डेयरी क्षेत्र में दूध उत्पादक संगठन बन रहे हैं जी। जिसमें दूध उत्पादक जो हैं उसमें सम्मिलित होकर अपना खुद का संगठन चला रहे हैं। मैं अगर बात करूं कि हमारे राजस्थान में जैसे कि हम सखी की बात करें तो सखी में वो 10 महिलाओं ने मिलकर एक दूध संगठन का निर्माण 2016 में किया था जी। आज 40,000 महिलाएं इस संगठन के साथ जुड़ गई हैं। 40,000 महिलाएं मिलके 2 लाख लीटर दूध प्रतिदिन दूध का पैदावार करके अपने संगठन में आता है। और इस जो मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन काम यही है कि जो भी महिलाएं दूध पैदा कर रही हैं उसको उचित दाम पे खरीद के उसको मार्केट बाजार में बेचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनका जो रिटर्न है उन महिलाओं को आपस में दे दिया जाए। बिल्कुल। तो जैसे आपके यहाँ का एफपीओ का नाम ही है सखी, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो आपने महिलाओं को इससे कैसे जोड़ा? शुरुआत 2016 में हुई थी। स्वयं सहायता समूह के जैसे मैंने बताया कि 10 महिलाओं ने मिलकर इस संस्था को बनाया। उसके बाद में गांव में बाकी महिलाओं ने भी इन पे रुचि दिखाई, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी और गुणवत्ता के साथ में उनको दूध का सही भुगतान मिलने लगा, समय पे मिलने लगा। जैसे मैं सखी दूध उत्पादक संगठन की बात करूं तो महीने में 3 बार उन महिलाओं के सीधा बैंक खाते में पैसा आ जाता है और उनको समय समय पे दूसरी सुविधाएं भी हम देते रहते हैं। जैसे उनके दूध खरीदने के अलावा जैसे उनको ट्रेनिंग देना, उनके पशुओं के लिए बहुत सारे एनिमल फीड प्रोवाइड करना, उनके पशुधन की जो के लिए वेटनरी सर्विस देना, उनके
पशु की नस्ल सुधार करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान जो है वो सुविधाएं, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो दूध उत्पादक संगठन उन महिलाओं के लिए करती है। दूसरा जो है कि ये जो संस्थान है, संगठन है, ये उन महिलाओं का ही एक तरह से 100% शेयर होल्डर है और महिलाएं इसकी मालिक हैं, और उस वजह से जो भी मुनाफा होता है साल के लास्ट में वो भी उनमें ही वितरित कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर एक छोटे से स्तर पर स्वयं सहायता समूह के स्तर पर यहाँ पर शुरुआत की गई थी, लेकिन आज ये एक बड़े संगठन के रूप में उभरा है। महिलाओं ने एकजुट होकर यहाँ पर ये सफलता अपने नाम की है। तो बाकी जो महिलाएं अभी हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, आप भी ऐसा कुछ कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बस एक कदम उठाने की जरूरत है। और ऐसा ही कदम उठाया है आज के हमारी एक मेहमान ने भी। विशेष मेहमान हमारे साथ सागर कंवर जी उपस्थित हैं यहाँ पर। आप डायरेक्टर हैं फॉडर एफपीओ की, क्या कहना चाहेंगी अपने सफर के बारे में आप? नमस्कार सभी भाइयों और बहनों, किसान महिलाओं को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी एनडीडीबी और टाटा ट्रस्ट को, जिन्होंने हमें ये डेयरी के बारे में सारा बताया जी। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि हमारा गांव में जो दूध का होता था, जो दूध तो हम पशुपालन तो हम करते थे, लेकिन पशुपालन करने के बाद हमें पैसों की और उसके व्यापार के बारे में ज्यादातर जानकारी नहीं थी। तो ज्यादातर जानकारी न होने के कारण हम दूध की वैल्यू नहीं समझते थे। तो हमारे यहाँ पे एक सभी ने मिलकर, सभी महिलाओं ने मिलकर एक संगठन बनाया, और संगठन बनाने के बाद हमने सबने विचार किया कि अपने संगठन में एक ऐसा पार्ट लेके आएंगे जो कि एक गांव में कलेक्शन होगा, उसमें हमारे जो घर पे जो आपूर्ति होगी उस दूध को हम उसी कलेक्शन में दे देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो हमारे घर पे पैसा आ जाएगा, पैसा आने के बाद में फिर उसी जो एपीओ और कंपनी बनी तो वहाँ के भी बहुत अच्छे नियम बनाए, कि ऐसे नियम बनाए कि उन्होंने कहा कि आपका दूध इस पारदर्शिता के साथ में लिया जाएगा। उसके बाद में जो आपका पैसा होगा वो आपके महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि गांव में देखो, सभी को पता है कि गांव में जब आदमी के हाथ में पैसा जाता है तो उसका कोई सदुपयोग नहीं होता है, लेकिन महिला के पास में पैसा जाए तो एक एक रुपये का महिलाएं हिसाब करती है और सोच समझकर उसको मतलब खर्च करती है। तो सबसे पहला फायदा ये हुआ कि महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर होने लगा। तो महिलाओं ने क्या किया कि अपने पैसे को मतलब अच्छे तरीके से अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाया, फिर उन्होंने अपने पशुपालन में भी ज्यादा से ध्यान दिया। जिस महिलाओं के पास में जो पशु रहने के लिए जो पशु घर नहीं थे तो उन्होंने पशु घर बनाए और एक दो और पशु बढ़ाए। तो पशु बढ़ाने के बाद में गांव में एक अच्छे तरीके से एक रौनक आ गई। और अभी मैं बड़े गौरव के साथ कह रही हूँ कि हर महिला इस पशुपालन में जुड़े और पशुपालन करना पसंद करे, और अच्छी क्वालिटी के साथ। हमारे गांव के लोग तो देखो अच्छी क्वालिटी का दूध पीते, लेकिन हमारे भारत के लोग भी अच्छी क्वालिटी का और ये संगठन का दूध सेवन करेंगे तो बिल्कुल स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर बना रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कि महिलाएं जो पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी होती हैं लेकिन उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पाते, आत्मनिर्भर नहीं बन पाती हैं, वो एक बहुत ही अच्छा कदम है कि एफपीओ से जुड़कर वो इस दिशा में बढ़ सकती हैं, अपने आप को एक अलग पहचान दिलवा सकती हैं। जो एक हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है कि हमारी जो महिला सफल पशुपालक हैं उन्होंने ये करके भी दिखाया है और आज वो सफलता की ऊंचाइयों को छू भी रही हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से एफपीओ डेयरी बनाए जा सकते हैं। बीएन सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक के आंकड़े क्या बताते हैं, कितने एफपीओ बन गए हैं? 2 का तो उदाहरण हमारे सामने है ही कि जो सफल हो भी गए हैं। बहुत सही बात कहा आपने सखी का उदाहरण दिया। सखी जैसे हमारे देश में और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है उसी की एक अनुषंगी संस्था है राष्ट्रीय एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज। ये इसका गठन 2009 में हुआ और अपने इस 12 या 13 साल के कार्यकाल के दौरान इन्होंने अभी तक पूरे भारत में 22 एफपीओ
बनाए हैं डेयरी क्षेत्र में जी। और वो एफपीओ आज के तारीख में उनका टर्नओवर 100 करोड़ से लेकर के 1200 करोड़ 1300 करोड़ तक का है जी। पूरे साल में अगर उन सारे एफपीओ का बिजनेस देखा जाए तो 7000 करोड़ से ज्यादा है जी। इन 22 एफपीओ जो है वो भारत के 10 राज्यों में अपना काम कर रहे हैं 130 जिला जो है को उन्होंने आच्छादित किया है और 23,000 से ज्यादा गांव में उनके दूध संकलन केंद्र हैं जहां पर करीब 8 लाख महिलाएं 8 लाख जो मेंबर्स हैं दूध उत्पादक हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। इस 8 लाख से अधिक दूध उत्पादकों में से 71% जो है ना महिलाएं हैं। बिल्कुल। इस 22 एमपीओ में से करीब 13 तो एमपीओ ऐसे हैं एफपीओ ऐसे हैं जो कि पूर्ण रूप से महिलाओं के स्वामित्व वाली हैं। एफपीओ के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे एफपीओ के केंद्र में दूध उत्पादक है और इस दूध उत्पादन का काम अधिकांशतः महिलाएं करती हैं। बिल्कुल। और लघु और सीमांत क्षेत्र से हमारा ये दूध का व्यापार ज्यादा से ज्यादा हर गांव में फैला हुआ है। खास करके बहुत सारे हमारे ऐसे जिला हैं जो बाढ़ पीड़ित है जो पिछड़े हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि उन जिलों में हम एफपीओ का गठन करें और उस एफपीओ के गठन से ज्यादा गांव को जोड़ें ज्यादा से ज्यादा गांव में खास करके महिलाओं को जोड़े। जैसा कि हमने बताया कि 8 लाख महिलाओं में से 8 लाख मेंबर में से 71% जो है वो हमारी महिलाएं हैं और 65% लघु किसान हैं। अब आपसे एक ही बात इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 65% ऐसे लघु किसान हैं जो अपनी ताकत पर अपने दूध के व्यापार को बढ़ा नहीं सकते हैं। वो 1 या 2 ही रख सकते हैं लेकिन आज उनके क्षेत्र में अगर एफपीओ का गठन हो चुका है और वो उसके मेंबर हो चुके हैं तो एफपीओ के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं उनके घर तक पहुंचती है। एफपीओ को बनाना तो आसान है लेकिन उसे सालों साल उसके व्यापार को बढ़ाते रहने के लिए सिर्फ एफपीओ का गठन करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उसका संचालन भी बहुत जरूरी है। सफल संचालन बहुत सही बात कहा आपने। उसका गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए ताकि सदस्यों की लॉयल्टी हमारे संस्था के प्रति बढ़े उनकी रुचि बढ़े उनमें जानकारी बढ़े। आज तक महिलाओं को इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं था बैंकिंग का एक्सेस नहीं था घर में दूध का उत्पादन महिलाएं करती थी लेकिन पैसा पुरुषों के हाथ में चला जाता है। आज एफपीओ के गठन के बाद में मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि हमारे इस 8 लाख लोगों का बैंक अकाउंट में 3, 13 और 23 को उनके द्वारा दिए गए दूध का पूरा भुगतान उनके बैंक में ऑटोमेटिक तरीके से और मोबाइल पर उसका अलर्ट बैंकों के माध्यम से जाता है। इससे महिलाओं में एक उनके एक्सेस टू क्रेडिट जो कहलाता है बैंक के साथ उनका जुड़ाव हो गया है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो पहले एक पशु रखती थी जब बैंक में उनका नियमित आमदनी होने लग गया तो बैंक की सुविधाएं उनको केवाईसी के माध्यम से दूसरी सुविधाएं वो लेकर के आर्थिक योगदान के लेकर के उन्होंने अपना व्यापार को बढ़ाना शुरू किया। सखी के हमारे मुख्य कार्यकारी हैं वो बताएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में उन महिलाओं के बैंक के इस व्यवस्था के वजह से कितनी ज्यादा पशुधन नए खरीदे गए। बिल्कुल। और तो पशुधन की संख्या में यहाँ पर विस्तार हुआ है, हम कह सकते हैं कि बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ महिलाओं में जो एक अलग ही आत्मविश्वास आया है वो तो अलग ही है यहाँ पर। बिल्कुल देखिए महिलाएं सफल हो रही हैं आत्मनिर्भर बन रही हैं और एफपीओ की कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन भूमिका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक महिला जो 3 साल पहले 4 से 5 लीटर दूध का उत्पादन करती है आज वो 3-4 सालों में ही उसने करीब 59 लाख रुपीस का दूध का व्यापार 1 साल में किया है।
बिल्कुल। सखी से जुड़ करके। बिल्कुल। और ये अगर ये खुद अकेले करने का प्रयास होता तो शायद इसमें इतनी सफलता ना मिल पाती, लेकिन जब एफपीओ से जुड़ जाएंगे तो ये असंभव से लगने वाली चीज भी संभव हो सकती है, और ये हुआ भी है, जैसे बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। तो इसके बारे में धर्मेंद्र जी क्या बताना चाहेंगे, कैसे जागरूक करेंगे हमारी महिलाओं को, हमारे किसानों को कि वो एफपीओ से जुड़े, कि उनका मुनाफा कितना गुना तक बढ़ सकता है? देखिए, मैं डीडी किसान के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एफपीओ का, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि जो भी मुनाफा होता है वो किसानों के संगठन से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं या महिलाएं हैं उनमें आपस में वितरित कर दिया जाता है। जैसे कि अभी बीएन सिंह जी ने बताया कि किस तरीके से महिलाओं ने किया, मैं एक बताना चाहूँगा कि हमारे ही एक एफपीओ से जुड़ी एक सरिता जांगड़ी करके एक महिला है, तो वो 4 साल पहले सखी एफपीओ के साथ में जुड़ी। स्टार्टिंग में उसके पास 3-4 एनिमल थे, 7-8 लीटर दूध वो रोजाना का अपने घर में पैदा करती थी। आज उस महिला के पास अपने पैसे जोड़ के कुछ बैंक से भी हमने लोन दिलाया, उसके बाद में उसको जो आज उस महिला के पास 40 दूध देने वाली दुधारू गाय हैं, और उनका जो रोजाना का जो दूध है वो 400 से 500 लीटर आता है। पिछले साल उस महिला ने एफपीओ के अंदर 1,57,000 लीटर दूध की पैदा करके एफपीओ को दिया, और एफपीओ ने उसको 59 लाख रुपए का पेमेंट सीधा उसके खाते में दिया। इवन जो मुनाफा की बात बताऊं मैं, तो 62,000 रुपया उसको बोनस एफपीओ ने दूध की प्राइज के अलावा उस महिला को दिया। इस तरीके से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो एफपीओ के साथ जुड़ रही हैं, और जो 2 लीटर 4 लीटर पैदा कर रही थी उन महिलाएं आज जो है वो 10 लीटर 15 लीटर की तरफ आगे बढ़ रही हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे सखी एफपीओ के साथ 40,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं को पहले बैंक में जाते थे तो लोन देना तो दूर की बात, एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। ये एफपीओ से के साथ में जुड़ने का एक सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो अलग पहचान यहाँ पर मिली, अलग पहचान मिला है, और उनके सीधा खाते में पैसा मिलने लगा है। आज उनको कुछ भी काम होता है तो बैंक तुरंत उसके द्वार पे लोन देने के लिए आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 40,000 महिलाओं में से 8,000 महिलाओं को आज भी हमारे बैंकिंग के माध्यम से लगभग 52 करोड़ रुपए का लेंडिंग चल रही है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर कितनी बदल गई है केवल किसान उत्पादक संगठन के साथ जुड़ने के बाद। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि किसान उत्पादक संगठन कितने कारगर साबित हो सकते हैं हमारी आय को बढ़ाने के लिए, हमें आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए, एक अलग पहचान दिलवाने के लिए। तो ये अलग पहचान और किस तरह से हमें मिल सकती है इसके बारे में बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन डेयरी के बारे में। जी हाँ, हमारी एफपीओ की सीरीज में आज खास है डेयरी। तो अब हम भी आगे बढ़ते हैं, सागर कंवर जी का यहाँ पर रुख करते हैं। सागर कंवर जी, जैसे आपने बताया कि महिलाओं ने आपके क्षेत्र में भी एफपीओ से जुड़कर काफी बदलाव देखे हैं। यहाँ पर जो पहले एक पशु का पालन करती थी, उन्होंने पशुओं की संख्या में वृद्धि की है, दुग्ध उत्पादन में यहाँ पर वृद्धि की है। अन्य महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, उन्हें इससे जोड़ने के लिए आपके द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? क्या है कि देखो, हमारा ऐसा कोई स्वार्थ या कुछ भी यहाँ पे कोई नहीं होता है। छोटे से छोटे किसान को भी हम अपने एफपीओ में जोड़ना चाहते हैं जी। क्योंकि अगर कोई जुड़ना चाहता है तो क्या प्रक्रिया रहेगी? आप जुड़ना चाहते हैं तो वो एक फॉर्म हमारे एफपीओ का होता है, उसमें 50 रुपए तो प्रवेश शुल्क का होता है, और 100 रुपए हम पहले से एक शेयर ले लेते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जैसे एक शेयर कंपनी में जमा हो गया, और जैसे ही वो अपना दूध का भुगतान करेंगे, ऐसे ऐसे उसके दूध के हिसाब से उसका शेयर कटता जाएगा, और उसके बाद में उस कंपनी, उस एफपीओ के वो सदस्य बन जाएंगे।
बिल्कुल, एक मात्र फॉर्म भरना होता है, छोटा सा शुल्क यहाँ पर देना होता है और आप एफपीओ का हिस्सा बन सकते हैं। और भूमिका क्या रहती है आपके एफपीओ में अलग अलग लोगों की? जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा था कि सफल संचालन भी बहुत जरूरी हो जाता है, तो क्या क्या भूमिकाएं रहती हैं अलग अलग सदस्यों की आपके एफपीओ में? हमारे एफपीओ में ऐसा रहता है कि जो सदस्य जुड़ता है तो उसी फॉर्म पे हमारा सारा सिस्टम लिखा होता है जी। कि आपको एक साल में 200 लीटर दूध और 200 दिन पूरे करने और 500 लीटर दूध उस कंपनी को देने होते हैं। जी, पूरी प्रक्रिया पहले से हाँ, ही यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बता दी जाती है कि ये नियम कानून है, इनका पालन करते हुए आप सदस्य बनेंगे। और अगर आप समय अवधि के अंतर्गत इतना दुग्ध उत्पादन करते हैं और उसे यहाँ पर मुहैया करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो उसमें वृद्धि भी की जा सकती है, जैसे आपने कहा कि 200 लीटर दूध यहाँ पर दिया जा सकता है। अगर ज्यादा उत्पादन हुआ तो अगर पशुपालक का ज़्यादा उत्पादन हुआ तो कंपनी उनका घर के उत्पादक का दूध ले सकते हैं और तो उसके हिसाब से उसको शेयर कटवाना। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि अगर फार्मर कहीं से दूध खरीद कर हमारी कंपनी को देता है तो ये हमारे कंपनी में अलाउ नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो नियम कानून बहुत ही यहाँ पर कड़े रहते हैं। जैसे हमारे विशेषज्ञ बीएन सिंह जी ने भी कहा था कि सफल संचालन बहुत जरूरी होता है और अगर हमें सफलतापूर्वक एक किसान उत्पादक संगठन को चलाना है तो नियमों का पालन तो यहाँ पर करना ही होगा। नियमों के अनुसार अगर हम चलेंगे, एक संगठित रूप में आगे बढ़ेंगे, तो सफलता हर एक को प्राप्त यहाँ पर होगी। बीएन सिंह जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे किसान जानकारी रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी जागरूक हो रहे होंगे, एफपीओ से जुड़ना चाहते हैं, तो उनका पहला कदम क्या होना चाहिए? बहुत सही सवाल आपने पूछा। एफपीओ के संचालन के बारे में किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है। एफपीओ का संचालन जो होता है, जैसे सागर कंवर जी अपने अनुभव से बता रही थी कि एफपीओ के निर्माण के बाद उसका जो सबसे प्रमुख काम होता है उसका संचालन, और एफपीओ का संचालन सदस्यों के द्वारा ही होता है। सदस्य ही इसके संचालक होते हैं, सदस्य ही इसके मालिक होते हैं, सदस्य ही इसके नियंत्रक भी होते हैं। यानी कि सदस्य मेंबर भी होता है जो कि दिन प्रतिदिन दूध देता है, सदस्य ही इसके बोर्ड के सदस्य होते हैं जो नीति नियम ये निर्धारित करते हैं, और सदस्य ही आम सभा में इसके व्यवसाय को बढ़ाने जैसी नीतियों का भी अनुमोदन करते हैं। अब मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि एफपीओ का संचालन होता कैसे है। पहला चीज जो होता है कि जहाँ भी एफपीओ है, डेयरी में एफपीओ है, वहाँ गांव-गांव में एक स्वचालित दूध संकलन की व्यवस्था लगाई जाती है जी। दूध संकलन की ऐसी व्यवस्था जिसमें सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं और बिचौलिया बिल्कुल भी ना आ सके, ऐसा व्यवस्था किया जाता है। यानी कि दूध अगर आपूर्ति किया गया तो बिना माने ह्यूमन इंटरफेस के वो दूध का जो आंकड़ा है वो कंप्यूटर में चला जाए और फिर सीधे एफपीओ के पास चला जाए। जांच का जो है व्यवस्था वो भी बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के वो सीधे वहां चला जाए, और जो पर्ची निकले उस पर्ची से किसान को पैसा मिल जाए। दूध का संकलन हो गया। अब जो दूसरा स्थिति होता है कि 10 दिनों के बाद 1 से 10 का पैसा 3, 13, 23 सारे सदस्यों के बैंक अकाउंट में चला जाता है। ये 10 दिन का व्यापार हो गया। और 1 महीने के बाद में सारे सदस्यों को यह जानकारी दी जाती है कि आपके गांव के कितने सदस्य थे और उन्होंने से कितना दूध उन्होंने दिया और पूरे गांव का कितना व्यापार हुआ और इस व्यापार में कितना भुगतान हुआ और इसमें कितने खर्चे किए गए, ताकि सदस्यों को इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ा जा सके, पारदर्शिता यहाँ पर पारदर्शिता हो सके, किसान को पता हो कि हमारे गांव में दूध का व्यापार क्या हो रहा है। और जब उन्हें यह भी बताया जाता है कि जैसे आपके गांव में व्यापार हो रहा है ठीक उसी तरीका से 23,000 गांव में इस तरह से व्यापार हो रहा है, आपके गांव में उसी तरीका का। ये एफपीओ क्या है? एफपीओ एक कलेक्टिव एक्शन है, दूध का व्यापार का कलेक्टिव एक्शन जो एक खास नियम से होता है। इसमें अनुशासन और आदर्श दोनों चीजों से सदस्यों को जोड़ा जाता है। उन्हें ये बताया जाता है कि अगर एफपीओ को आगे बढ़ाना है, बड़ा करना है, और जब तक बड़ा नहीं किया जाएगा इसके प्रति लीटर
लागत कम खर्च नहीं होंगे, और अगर बड़ा होगा तो इसके प्रति लीटर लागत खर्च कम होंगे और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल पाएगा। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दूध के व्यापार में जितना बाजार से पैसा मिलता है सेल करने के बाद दूध को, उसका 85% से ज़्यादा, 85 से 90% तक पैसा जो है किसानों के बैंक अकाउंट में दूध के भुगतान के रूप में कर दिया जाता है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, दूध का व्यापार सिर्फ खरीद बिक्री का व्यापार नहीं है, इसका रियल केंद्र जो है पशुधन है जी। ये पशुधन के घर पर, हर एक किसान के घर पर एआई का सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान का, नस्ल सुधार का व्यवस्था किया जाता है। मैं आपको बताऊं, पिछले एक साल में करीब 5 करोड़ जो है एआई का फ्रोजन सीमेंट डोज जो है ना, हमारी कंपनी के तरफ से देश में बिक्री किया गया। यानी इससे नस्ल का सुधार बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरा चीज जो है हमारा यहाँ सीड का सीड, हरे चारे का बीज, इवन सखी कंपनी ने भी, और ऐसे करीब तरह 10 ऐसे एफपीओ बनाए गए हैं जो फॉडर पर ही सिर्फ काम कर रहे हैं, ताकि देश में 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कि इस फॉडर को हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा सके। तीसरा चीज़ जो हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, साइलेज किस तरीका से किसान के पशु आहार किस तरह से इनको दिया जाए, राशन बैलेंसिंग की कैसे जानकारी दी जाए। और यही कारण है कि दूध का व्यापार में किसानों की रुचि बढ़ती जा रही है, उनके लागत खर्च कम होते जा रहे हैं, उनकी आमदनी में इंटरेस्ट होता जा रहा है और वो बचत करते जा रहे हैं। तो एफपीओ सिर्फ दूध बिक्री का साधन नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपने बात कही है कि अगर हम एफपीओ डेयरी की बात करते हैं तो उसका संदर्भ केवल दूध की खरीदारी या बिकवाली से ही नहीं है, उत्पादन से ही नहीं है, बल्कि जो पशुपालन से जुड़े अलग अलग व्यवसाय हैं उससे भी है। चारा प्रबंधन यहाँ पर कह रहे हैं, चारा उत्पादन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, साइलेज निर्माण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, साथ ही साथ नस्ल सुधार में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई जा रही है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी धर्मेंद्र जी, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि पशुधन को यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उनका संवर्धन भी किया जा सके, इसमें भी किसान उत्पादक संगठन एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आप इस लिहाज से क्या कहेंगे? देखिए, किस तरीके से पशुधन बढ़ाया जाए, इसमें दो पिरामिड मैन होते हैं इसमें। एक तो जो भी हमारे किसान भाइयों के पास या हमारी दूध संगठन से जुड़ी हुई महिलाओं के पास जो भी पशु हैं, एक तो उनका पर एनिमल जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए पशु नस्ल सुधार किया जाए, उसको न्यूट्रिशन पे उन पे काम किया जाए, उनको अच्छा, क्योंकि दूध उत्पादक संगठन में जो महिलाएं या किसान भाई आपस में जुड़े हुए हैं उसमें मेन व्यवसाय तो दूध का है। तो दूध जो है वो पशुधन से ही पैदा होता है। तो पशुधन जो है वो अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाला जो मिल्क अगर प्रोड्यूस होता है अगर पशु से, तो उसके लिए उसको न्यूट्रिशन की अच्छा ज़रूरत है। दूसरा, अभी बहुत सारे जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो अगर दूध उत्पादक संगठन प्रोवाइड करता है तो जिससे क्या है कि बीमार होने से पहले ही उसका उपचार हो जाए। दूसरा जो चीज़ है इसके अंदर कि एक तो जो एग्जिस्टिंग एनिमल है उस एग्जिस्टिंग एनिमल का ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो। दूसरा ये है कि एक नई नस्ल सुधार के थ्रू, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू उनकी नस्ल जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव वाले एनिमल्स के रूप में आगे चल के पैदा की जाए। तीसरा जो है वो किसान भाई कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर उनको सही तरीके से अगर उनका है कि हमें पशुधन बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत सारे बैंकिंग की भी स्कीम अवेलेबल हैं जिसके थ्रू वो नए पशु खरीद सकते हैं। दूध उत्पादक संगठन भी बैंकों के साथ उनके लिंकेज का काम कर रहा है। बहुत सारे, जैसे मैं सखी दूध उत्पादक संगठन की बात करें तो 8000 महिलाएं ने नए एनिमल पिछले 3 साल में खरीदे हैं। जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि 52 करोड़ की लैंडिंग चल रही है। तो इस तरीके से जो बहुत सारी भारत सरकार की या सरकार की भी जो स्कीम चल रही है उसका फायदा उठा के जो दूध उत्पादक संगठनों के थ्रू और वो किसान भाई अपना दूध की पैदावार को बढ़ा सकते हैं।
बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी भूमिका हम कह सकते हैं किसान उत्पादक संगठन की रहती है कि पशुपालन क्षेत्र में एक कुल मिलाकर विकास ही हो रहा है अगर सब मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर फॉडर एफपीओ की बात की गई थी और सागर कंवर जी एक ऐसे ही एफपीओ की सदस्य हैं, हम कहें कि डायरेक्टर हैं, तो अपने एफपीओ के बारे में क्या कहेंगी आप? हमने सबने एक विचार विमर्श करके एक एफपीओ बनाया है कि मैं एक उदाहरण के साथ में कह सकती हूँ कि अगर इंसान को जब भूख लगती है तो हम मॉल में या किसी जगह पे जाकर एक वेफर खरीद कर खा सकते हैं जी। लेकिन कोई बहुत सारी बारिश हो रही है, कभी अकाल पड़ रहा है, तो हम पशुओं को क्या खिलाएंगे? तो पशुओं को खिलाने के लिए हमारे पास ये सारा का प्रबंधक होना चाहिए। ये सोचकर क्या हुआ है कि देखो सारे का कुछ भी प्रबंधक हमारे एरिया में नहीं है, तो क्या हुआ कि ऐसे ही सारे होता है तो जिसके पास में जो स्टोरेज होता है वो तो स्टोरेज कर लेता है, लेकिन जो बाकी के जो छोटे छोटे पशुपालक है तो उनके पास में सारे की दिक्कत रहती है। ये सारा सब चीज सोचने के बाद में हमने एक एफपीओ का निर्माण किया कि आने वाले समय में अगर कोई छोटा किसान भी अगर पशुपालक करेगा तो उसको सारे के प्रति कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद में जो खेत में जो लगाते हैं तो अलग अलग वैरायटी का है, मतलब खराब बीज पशु सारे का लगा देते हैं, तो हमने एफपीओ की जानकारी से हमने अच्छी वैरायटी का बीज लगाएंगे, उससे अच्छा सारा उत्पादक होगा और उसके बाद में और भी अच्छे तकनीकी तरीकों से हम सारा उत्पादक करेंगे। और सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि हमारे पशुओं को कभी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदाओं में भूखा न मरना पड़े, ऐसी हमारे गांव की ये सारा सोचकर हमने एक एफपीओ का निर्माण किया है। बिल्कुल, सोच बहुत ही अच्छी है कि भूख लगती है तो खाना उपलब्ध होना चाहिए और हमारे पशुओं के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर किसी भी परिस्थिति के चलते, प्राकृतिक आपदा के चलते कोई ऐसी हालत आ जाए कि हमारे पास चारा नहीं है, तो ऐसे में एक किसान उत्पादक संगठन जो चारा उत्पादन से जुड़ा हुआ है, अच्छी तरह से भंडारण कर रहा है, वो उपलब्ध करवा सकता है ऐसी जगहों पर उस चारे को और पशुओं को भूखा बिल्कुल ना रहना पड़े, इसके लिए अच्छी भूमिका भी निभा सकता है। तो चारा प्रबंधन और साथ ही साथ जैसे कहें नस्ल सुधार पर भी यहाँ कार्य किया जा सकता है और हो भी रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज होती है जब हम बात करते हैं डेयरी की अपनी आय को बढ़ाने के लिए, वो होती है प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग। तो बीएन सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किसान उत्पादक संगठन जो प्रसंस्करण है उससे भी जुड़कर यहाँ पर किसानों को फायदा पहुंचा सकता है? एफपीओ का काम में प्रसंस्करण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। पहला कड़ी तो होता है कि दूध का संकलन करना, दूध हमने गांव से संकलन कर लिया। फिर दूसरा कड़ी होता है कि उसका शीतक करना, उसे ठंडा करना, और ठंडा करने के बाद में अगर तीसरी कड़ी ये होती है कि हम इसका प्रोसेसिंग करें ताकि इसका लाइफ लंबा किया जा सके, और चौथी कड़ी होती है उसकी मार्केटिंग करना। तो अभी तक जो हमारे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जो 22 प्रोड्यूसर्स एफपीओ बनाए गए हैं उसमें, और जो 10 राज्यों में काम कर रहे हैं, जो करीब 40 लाख लीटर दूध प्रतिदिन संकलन करते हैं और उसका शीतक करते हैं, तो उसमें से अधिकांश दूध तो बिक्री हेतु वो दिल्ली मार्केट में आ जाता है जी। ये यहाँ आपको पता है मदर डेयरी यहाँ पर 35 से 40 लाख लीटर दूध प्रतिदिन दूध, तो ये जो दूध आता है ये दूध उत्पादकों से आता है, मेंबरों से आता है, एफपीओ के सदस्यों से आता है, जिससे काफी गुणवत्ता के सारे जांचों के माध्यम से इसे लाया जाता है। जो दूध बच जाते हैं उस दूध का संस्करण होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, गुजरात में राजकोट में जूनागढ़ स्थित प्रसंस्करण प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट है, जहां पर 3-4 लाख लीटर दूध का प्रोसेसिंग करके माही प्रोड्यूसर्स कंपनी वहां खुद ही मार्केट करती है। दूसरी कंपनी जो है पायस, जो जयपुर में है, वो भी बचे हुए दूध को वो लोकल मार्केट में वो प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करती है। आगरा में सहज मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी है, वो भी, लेकिन अभी इन कंपनियों का जो फेज है
अभी इन लोगों ने अपना 10 साल 8 साल पूरा किया है। इस फेज में इन लोगों के पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है इन लोगों ने आउटसोर्स किया है, लेकिन प्रोसेसिंग करके कुछ दूधों को ये अपने लोकल मार्केट में भेजते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एफपीओ का। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि कई प्रोसेसिंग कंपनियां हैं जो अभी ऑलरेडी स्थापित है, पहले से ही स्थापित है। आपकी संस्था द्वारा क्या इस दिशा में भी नए नए एफपीओ का निर्माण करवाया जा रहा है, किसानों को या पशुपालकों को इससे जोड़ा जा रहा है ताकि वो भी प्रसंस्करण की दिशा में आगे बढ़ें और अपने मुनाफे को और ज़्यादा बढ़ा सकें? आपके दर्शकों के लिए ये बहुत ही रोचक विषय होगा कि ये जो 22 मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनियां हैं वो देश के सुदूर सारे इलाके में हैं जी। 8 प्रोड्यूसर्स कंपनी जो है 8 एफपीओ जो है वो उत्तर प्रदेश में है जी, जहाँ बुंदेलखंड में, ये काशी में है, रायबरेली में है, आगरा में है, फिर गोरखपुर में है। ये सारे जगह महिला सामर्थ्य योजना के माध्यम से, महिला सामर्थ्य योजना के आर्थिक सहायता से ये एफपीओस बनाए जा रहे हैं। फिर राजस्थान में 4 एफपीओस काम कर रहे हैं, पायस है, सखी है, आशा है और उजाला है। उसी तरीका से मध्य प्रदेश और बिहार में 2-2 एफपीओस काम कर रहे हैं। मोतिहारी जैसा सुदूर इलाका जो बाढ़ पीड़ित हुआ करता था, आज वहाँ 1 लाख से ज़्यादा दूध का संकलन वो एफपीओ के द्वारा इन 4 सालों में स्टार्ट हो चुका है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, वो कोसी का क्षेत्र था जहाँ पर किसानों के पास न फॉडर की सुविधा होती थी, बाढ़ ग्रसित हुआ करता था, लेकिन इन 4 सालों में महिलाओं के स्वामित्व वाली एक कौशकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाया गया है जो आज 1 लाख से ज्यादा लीटर दूध ले रही है। तो देश के लगभग हर क्षेत्र में आपने कहा कि यहाँ पर एफपीओ का निर्माण किया गया है, गठन किया गया है। एक एफपीओ का और हम आपको बताना चाहेंगे, यवतमाल में बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र है और पानी वगैरह की भी बड़ी कम व्यवस्था है, और आज वो इंदुजा महिला मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी है और वो भी आज 40-50 हजार लीटर दूध का संकलन कर रही है। तो ये एफपीओ का जो संगठन है, एकता में जो बल है जो कहते हैं, तो एफपीओ जो है ये एकता का प्रतीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसरों का, प्राथमिक उत्पादकों का ये एकता है कि हम एक साथ काम करेंगे और एक साथ मिल करके हम अपनी लागत खर्च कम करेंगे और अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, हम अपना व्यापार बढ़ाएंगे, और जो भी सुविधाएं भारत सरकार, राज्य सरकार और दूसरे एजेंसीज के पास उपलब्ध हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पास जानकारी उपलब्ध है, उस जानकारी को हम अपने किसानों के घर तक पहुंचाएंगे जी, और खास करके लघु और सीमांत किसानों को, ताकि ये जो विकास की गति है और तेजी से हो सके और आमदनी और तेजी से बढ़ सके, आमदनी में वृद्धि हो सके, यही लक्ष्य है और इसी उम्मीद के साथ एफपीओ का गठन किया जा रहा है। महिलाओं को, पुरुषों को इससे जोड़ा जा रहा है और हमारी कोशिश भी यही है कि हम प्रेरित कर सकें देश के सभी किसानों को, पशुपालकों को कि आप भी इससे जुड़ें। जैसे अभी तक लोग सफल हुए हैं इन संगठनों से जुड़कर, आप भी जरूर सफल हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। कई तरह की समस्याएं होती हैं जब हम किसी व्यवसाय से जुड़ते हैं, उन्हीं समस्याओं का समाधान हमें एक संगठन के तहत आसानी से मिल जाता है। और किस तरह से हम इसकी ओर बढ़ सकते हैं, इसका हिस्सा बनकर अपने आप को सफल बना सकते हैं, जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन
डेयरी के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे विशेषज्ञ ने कहा था कि एकता में ही बल है। जी हाँ, अगर हम एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो सफलता हमारे कदम जल्द ही चूमती है। हम अकेले रहकर भी सफल जरूर हो सकते हैं, लेकिन कई तरह की समस्याओं का सामना हमें उसमें करना पड़ता है। अगर हम एकजुट होकर संगठन के रूप में यहाँ पर काम करते हैं तो समस्याओं का समाधान जल्दी मिलता जाता है और सफलता भी जल्दी ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं किसी व्यवसाय की या फिर कहें कि खासतौर पर जैसे हम डेयरी की ही बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक समस्या आती है बाजार की। तो ऐसे में धर्मेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार की जो समस्या होती है एफपीओ के माध्यम से उसमें कितना समाधान मिल जाता है? देखिए, एफपीओ के माध्यम से बाजार में की जो समस्या है उसका भी बहुत हद तक समाधान मिल जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे सखी दूध उत्पादक संगठन की अगर बात करें, ये मेवात रीजन में बेसिकली काम करता है। तो अगर कोई महिला 5 लीटर 10 लीटर दूध पैदा करे, उसको बाजार में लेके जाए बेचने के लिए, तो जितनी कीमत का वो दूध नहीं है उससे ज़्यादा तो उसके और सारे खर्चे लग जाते हैं जी। तो संगठित होकर अगर यही गांव की सारी महिलाएं मिलके अगर 500-1000 लीटर दूध गांव में इकट्ठा होता है और उसको वो बाज़ार में बेचने चाहे, तो वो एक 50-100 महिलाओं का एक संगठन के रूप में एक तरह से उनका अच्छे से मोल भाव भी कर सकती है और वो उसको अच्छे दाम से बेच भी सकती है। इसी तरीके से हम जैसे बात करें कि 40,000 महिलाएं जो है, या दूसरे अगर बात करूँ एफपीओ की, मैं दूसरे चीज़ मत हूँ, किसी एक बल्क क्वांटिटी में अगर आप किसी के साथ बात करने जाओगे तो एक अच्छा नेगोशिएशन पावर भी दूध एफपीओ को आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक जो प्रोडक्ट है उसका अच्छा दाम उसको मिल पाता है, जिसकी वजह से वो उसी अच्छे दाम को ही वो उन चीज़ों में अपने किसानों के अंदर बांट सकता है। बिल्कुल। तो दूसरा आपने जो बताया कि समस्या रहती है तो उसका समाधान एफपीओ के माध्यम से मिल सकता है। जैसे इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट में बहुत सारे हमारे किसान जो हैं उनको ज़रूरत होती है इनपुट की, बहुत सारी चीज़ें, हरे चारे के बीज चाहिए या सीड चाहिए उनको सोविंग करने के लिए एग्रीकल्चर में भी। तो उनको अगर जैसे अभी सखी दूध उत्पादक संगठन है, उसके 40,000 लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए, वो एक साथ भी अगर कोई बाज़ार से अगर परचेज करता है तो एक डिस्काउंट के साथ उनको वो मिल जाता है और उन किसानों को भी वो अच्छे। इससे सबसे अच्छा जो उपाय है कि बाजार और किसान के बीच में बिचौलियों को खत्म करने का काम है, वो जो उत्पादक संगठन है वो करते हैं। बिल्कुल। तो बिचौलियों का भी जो है हम कह सकते हैं कि बहुत परेशानी बनी रहती थी कि बिचौलियों के चलते अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे और हम कह सकते हैं ऊंचे दाम यहाँ पर देने पड़ते थे। तो ऐसे में पारदर्शिता आती है, बाजारीकरण की जो समस्या है वो भी काफी हद तक खत्म हो जाती है। एकता में ही बल है, ये जो किसान उत्पादक संगठन है ये साबित भी करके दिखा रहे हैं, लोग सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, कुछ जोड़ रहे थे आप धर्मेंद्र जी। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी डेयरी के अंदर जैसे अभी सबसे बड़ा जो है वो बिचौलियों का काम होता है, जैसे पशु आहार है। तो पशु आहार जो है वो कैटल फीड जो है सभी किसानों की जरूरत होती है जो पशु रखता है। अभी आज भी अपने भारत देश में जो मैक्सिमम जो पशु आहार है वो बिना स्टैंडर्ड का जो है 60 से 70% किसान है वो बिना किसी स्टैंडर्ड का, बिना किसी लेवल का खरीदने के लिए मजबूर हैं इन्हीं बिचौलियों की वजह से। ये सारे दूध उत्पादक संगठन हैं, ये अच्छी क्वालिटी का संतुलित पशु आहार ये अपने किसानों के पशुओं के लिए देते हैं, जिससे पशु का स्वास्थ्य भी सही रहता है जी। और उनको अच्छी गुणवत्ता का दूध भी वो उससे पशु से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे उनको अच्छी गुणवत्ता के साथ में उसको अच्छी दूध का अच्छा प्राइस उसको मिल पाता है। बिल्कुल, गुणवत्ता युक्त दुग्ध उत्पादन होता है तो अच्छे दाम भी यहाँ पर हमारे पशुपालकों को मिल पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा है कि संगठन क्षेत्र में काम करना। हम कह सकते हैं कि अगर किसान उत्पादक संगठन से आप जुड़ते हैं तो कई तरह की समस्याओं का समाधान आपको आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल सागर जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर है, ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे देश के जो पशुपालक हैं, खासतौर पर महिलाएं जो हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी, वो आगे कैसे बढ़े? मैं एक फार्मर किसान और पशुपालक महिला होने के नाते
मैं ये कहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी पशुपालन और खेती में कम रुचि ले रही है, लेकिन मैं बड़े गौरव के साथ कह रही हूँ कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो एक सुबह पैसा लगाए और शाम को इसमें बेनिफिट रहता है। लेकिन मैं ये बड़े दावे के साथ कहती हूँ, अगर सुबह ही अपने 50,000 की भैंस खरीदी तो शाम तक आपको 500 का व्यापार चालू हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैं सभी पशुपालक महिला और भारत के सभी किसानों को कहना चाहती हूँ कि पशुपालन से बड़ा कोई व्यापार ही नहीं है। और इसी व्यापार के देखो छोटे छोटे किसान एक पशु रखते हैं, उसी छोटे छोटे किसानों के पशुपालक से हमारा भारत दूध उत्पादक में पहले नंबर पे है। बिल्कुल। और वो सब देखो, दिल्ली के लोग तो दूध और पशुपालक नहीं खरीद सकते, लेकिन रात को भी अगर उनको दूध की जरूरत पड़ती है तो मैम आप हमारे पशुपालकों की वजह से दूध खरीद सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहना 24 घंटे दूध की उपलब्धता रहती है और ये मेहनत तो पशुपालकों के चलते ही होती है। बिल्कुल, ये संभव हो पाता है पशुपालकों की मेहनत के चलते ही। तो देखिए, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवा जो अलग अलग स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया दिया है हमारी मेहमान ने कि आप पशुपालन व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। एक संगठन बनाइए, आप इस दिशा में अगर बढ़ते हैं। दूध उत्पादन में देखिए, देश हमारा नंबर 1 पर है पूरे विश्व में। इसकी उपलब्धता हमें चाहिए ही चाहिए होती है। तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छा मुनाफा दिलवाने वाला व्यवसाय साबित हो सकता है। आपका क्या संदेश रहेगा बीएन सिंह जी हमारे दर्शकों के लिए? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये आज का समय जहाँ उदारीकरण है, डिजिटलाइजेशन है, बैंकिंग इतने अच्छी व्यवस्था दे रही है, आपके पास क्रेडिट की सुविधाएं हैं। वो पहले का ज़माना था जिसमें व्यापार करना थोड़ा मुश्किल होता था। आज अगर हम संगठन बना लें तो, और हमारा लीगल फ्रेमवर्क भी हमें सपोर्ट कर रहा है। हमारा सेंट्रल एक्ट ये बहुत ही आसानी के तरीके से आपको कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है, एफपीओ का निर्माण हो जाता है, और उस एफपीओ से आप गांव के जो वो क्षेत्र जिस क्षेत्र में अभी तक विकास नहीं पहुंच पाया है, उसको आप सिर्फ संगठन करके, क्योंकि ये जो किसान हैं वो प्राइमरी उत्पादक हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं, लेकिन वो प्राथमिक उत्पादक से वो उद्यमी सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो जो ये डिजिटलाइजेशन है, बैंकिंग है, क्रेडिट है, इंफॉर्मेशन है, इनके प्रति जागरूक नहीं है। उसके वहां तक से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एफपीओ का काम है कि इसके लिए एक ब्रिज का काम करे। और जहां जहां भी ये काम हो रहा है, अब जैसे सखी ने एक ब्रिज के रूप में वहां के किसानों को 40,000 घरों को इन सुविधाओं से जोड़ दिया, बाजार से जोड़ दिया, डिजिटलाइजेशन से जोड़ दिया। आज इन्होंने हर एक महिला के हाथ में एक ऐप है जिसमें उनके मेंबर्स के सारे डिटेल्स हैं, उनके सारे दूध का क्वालिटी है, कब कितने बजे कितना पैसा मिला है उसकी जानकारी है। तो उनका मन ये कंप्यूट कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के तारीख में मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि एफपीओ एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, जिससे आप एक अविकसित जो क्षेत्र है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, उसे भी जोड़ सकते हैं, और जो असंगठित है, उसका आप अधिक से अधिक जो है ना उसको मुख्य धारा में ला सकते हैं। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ये करके दिखाया है 10 सालों में जो 22 एमपीयू बने हैं और जिसमें 8 लाख से ज्यादा घरों को जोड़ा गया है। बिल्कुल। तो विकास की लहर और बदलाव की लहर तो यहाँ पर तेजी से दौड़ ही रही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी भूमिका यहाँ पर एक मैं कहना चाहूंगा एफपीओ का, जैसे आपका ये है कि डीडी किसान का जो स्लोगन है बदलते भारत किसान, वैसे मैं एक ग्रामीण भारत के लिए बताना चाहूँगा कि एफपीओ जो है वो भी ग्रामीण भारत किसान है।
बिल्कुल, ग्रामीण भारत की शान है किसान उत्पादक संगठन। हमारे किसानों की भी शान बन सकता है बशर्ते आप इससे जुड़ें। जैसे कि हमारे तीनों ही विशेषज्ञों ने अहम जानकारियां यहाँ पर साझा की हैं कि एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर जो हमारे अविकसित क्षेत्र भी हैं, जो हमारे छोटे और लघु किसान भी हैं, सीमांत किसान भी हैं, वो भी विकास की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। और ये संभव हो भी रहा है और ऐसी ही संभव या फिर कहें कि ऐसी ही सफल दास्तानें हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं हमारी इस खास सीरीज के माध्यम से। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां इस सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं सभी आपके लिए लाभकारी साबित हो रही होंगी। और जानकारियां कौन पहुंचा रहे हैं? हमारे विशेषज्ञ और एफपीओ के सदस्य जो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप यहाँ पर पधारे और आपने इतनी अहम जानकारी, अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जान लिया कि डेयरी व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं और आप एफपीओ का भी हिस्सा बन जाते हैं तो आप अपने मुनाफे को कितना गुना तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं अब इस दिशा में आप भी जरूर आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आपके पास अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। यह हमारी ईमेल आईडी है। तो किसान भाइयों बहनों, इसी उम्मीद के साथ कि ये जानकारियां हो रही हैं आपके लिए फायदेमंद साबित, अगले अंक में फिर होंगे हम हाजिर, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। धन्यवाद। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूँ अशोक श्रीवास्तव।